क्या दिया था हमने कल? हाँ, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ चालू किया था। कुछ डाउट्स भेजे थे आपने, जयंत और इसने। क्या करें अभी डाउट? सर हाँ बोल। ये एसिडिक स्ट्रेंथ एक बार फिर से एक्सप्लेन करो हाँ ना। हाँ हाँ, अभी क्या, अभी चालू ही हुआ है, वो एक्सप्लेन भी नहीं किया है मैंने कुछ। सो आई एम गोइंग टू टेक दैट वन, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, तुम्हारे जो डाउट्स है ना नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, अभी एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट चालू कर देते हैं, ठीक है? So yesterday we have started with the acidic strength. I'm going to explain that one again. So what is that acidic strength? Acidity or okay. What is something meaning of acid? मतलब क्या होता है? Oh, anything is acid means H+ toner. yes. तो यहाँ पे हमें चाहिए अलग अलग डेफिनेशंस है एसिडिक स्ट्रेंथ के, बट हियर वी रिक्वायर अ हाइड्रोजन डोनर। तो हम यहाँ पे बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिटी, उसी को एसिडिटी बोला जाता है, एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सो वी शुड से ऑर्गेनिक एसिड्स। और एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। सो एनीथिंग इज एसिड मतलब वो क्या है, हाइड्रोजन डोनर है, मतलब उसके पास कम से कम क्या होना चाहिए, H+ होना चाहिए। तो जनरली जो रिएक्शन लिखते हैं व्हाट इज, तो स्टैंडर्ड एक कंपेयर करने के लिए वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। अब जैसे ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वाटर क्या करेगा, अब सिंपल सी बात है कि इसका H+ ले लेगा। अब जैसे ये H+ ले लेगा तो यहाँ से H+ लूज हुआ। अगर H+ लूज होता है, और ये H+ लूज कैसे होता है, अगर मैकेनिज्म देखते हैं तो ये जो लोन पेयर होती है, दैट लोन पेयर, ये है स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग द मैकेनिज्म। धीरे धीरे आपको मैकेनिज्म भी समझना है, ओके? तो ये जो लोन पेयर होती है दैट इज ए हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये अटैक करेगी हाइड्रोजन के ऊपर। तो हमें मिलेगा ये H2O विल कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये लोन पेयर दे देगा, ये जो बॉन्ड पेयर है ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, A के ऊपर। तो A विल कन्वर्ट इनटू A-। मैं ये इन जनरल बात कर रहा हूँ, A कैन बी एनीथिंग। अब A के जगह बहुत सारी चीजें अभी आ सकती है धीरे धीरे, ठीक है? अब देखो ये रिएक्शन क्या एक ही डायरेक्शन में जाएगी, क्या ये रिएक्शन ओनली फॉरवर्ड होगी या फिर बैकवर्ड होने के भी चांसेस है? तो देखो A- है इसके पास और यहाँ पे H3O+ है, तो H3O+ मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा है इसके पास। और जैसे इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है, A- फिर से क्या करेगा, यहाँ से H+ लेगा, तो A- विल कन्वर्ट इनटू AH, ठीक है? और H2O, so H3O will convert into water, ओके? सो ये रिवर्स रिएक्शन भी हो सकती है। मतलब अगर रिवर्स रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म लिखना है हमें, तो मैं इसी चीज को इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लस मुझे मिला यहाँ पे H3O+। अब H3O+ मतलब ऑक्सीजन के पास 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत बेसिक है, जनरली हम डायरेक्टली लिखते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो A- ने क्या किया, मैकेनिज्म अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, A- विल टेक H+, H+ लेके जाएगा और यहाँ पे ये
ऑक्सीजन को अपना निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन विल टेक कंप्लीट इट्स बॉन्ड पेयर। इनमें से कोई भी हाइड्रोजन जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन ऐसे खुल गया तो ये क्या हो जाएगा, AH में कन्वर्ट हो जाएगा, AH मिला हमें, और ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर निगेटिव आया, मतलब ये ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब ये टोटल मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। ओके, बोलो इतना समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये देखो ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे AH ने H प्लस दिया, मतलब इसका ये बन गया हमारा एसिड। ओके, और H2O ने हाइड्रोजन लिया, H प्लस जो एक्सेप्ट करता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी बेस बोलते हैं। अब बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में सोचो, बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में सोचो, तो A माइनस इज टेकिंग द H प्लस, तो A माइनस का रोल क्या हुआ, एसिड और बेस बैकवर्ड रिएक्शन में? इट इज बेस एक्टिंग एज ए एसिड और बेस, सिंपल सी बात है। H प्लस लेगा, H प्लस एक्सेप्टर, तो हम क्या बोलेंगे इसको, बेस, और H3O प्लस क्या करेगा, अपना H प्लस दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एसिड। एसिड। ओके, अब जब ये इस साइड का एसिड और इस साइड का बेस, इस साइड का एसिड और इस साइड का बेस की जब आप पेयर लगाते हो, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। इसका AH का A माइनस कॉन्जुगेट बेस है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस pair. This is called as conjugate acid base pair. Okay, similarly H2O के साथ भी देखो, H2O का conjugate, ये इधर बेस है तो इधर एसिड होगा इसका, तो इधर का एसिड अगर आप देखते हो तो ये बन जाता है conjugate, another conjugate, ये भी होती है conjugate acid base pair. ओके, इसको भी मैं यहाँ पे वर्ड लिखूंगा conjugate। तो H2O का कॉन्जुगेट एसिड है ये, और A माइनस का कॉन्जुगेट एसिड, तो ये इनको आपस में ये देखो, A एंड AH एंड A माइनस आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। AB स्टैंड्स फॉर एसिड बेस पेयर। और दूसरी कौन सी है, H2O एंड H3O प्लस, दिस इज अनदर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, मतलब ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। H2O का कॉन्जुगेट एसिड है ये, H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस है, H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस है H2O। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब देखो, सो इट इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, अब हम आते हैं इस रिएक्शन के, जैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो एक स्टेज ऐसी आती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाती है। कभी कभी फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होती है, मतलब फेवर्ड होती है, तो बैकवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाती है। कभी कभी फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होती है तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन होती है 100% एक तरफ होती है, ये 100% 50% दिस वन एंड 50% दिस वन, ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं आपके लिए आपके लिए ये फिजिकल में एक पूरा चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का ये जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है, ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। इक्विलिब्रियम नहीं हुआ है ना आपका, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा? नो सर। नहीं, तो देखो यहाँ पे वही स्टार्टिंग वाला इक्वेशन है, एक कांस्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड एज के इक्विलिब्रियम। अगर के इक्विलिब्रियम मैं लिखता हूँ, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब के इक्विलिब्रियम जैसे मैं लिखूंगा तो क्या होता है, इसका प्रोडक्ट, इसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। तो जनरली के इक्विलिब्रियम का जो इक्वेशन होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलो मैं ये रिएक्शन फिर से लिख देता हूँ नीचे एक बार। ये देखो रिएक्शन क्या है, इन सिंपल वे में रिएक्शन ऐसा लिखता हूँ, AH plus H2O, okay, reversibly gives A minus and H3O
प्लस, बस इतना मिला हमें, बस यहाँ पे फोकस करो। अब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन है हमारे पास। के इक्विलिब्रियम क्या होता है? इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। जब भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, H3O plus. Okay, anything is written in this square bracket is nothing but concentration. concentration को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे अलग अलग वेज है। मोल्स है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है, अलग अलग तरीके से आप क्या यूज करते हो, इक्वेशन में क्या दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीजें नहीं लगती है, ये लगेगी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें से क्या चाहिए ये भी मैं बोलूंगा आपको, ठीक है। तो ये हुआ कि इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये इस रेशियो से आपको पता चलेगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो इन दोनों के कांस्टेंट का, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का मैं प्रोडक्ट लूंगा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब व्हाट इज दैट, AH इंटू स्क्वायर ब्रैकेट H2O, ठीक है। इनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट मैंने दिया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, समझ में आई ये इक्वेशन? तो अगर के इक्विलिब्रियम, अगर यहाँ पे मुझे लिखना है या फिर डेफिनेशन लिखना है के इक्विलिब्रियम की, तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन फॉर के इक्विलिब्रियम? के इक्विलिब्रियम इज आल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, बोलो डेफिनेशन, इस इक्वेशन की तरफ देख के बोलो डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ concentration of प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ये क्या है, इस साइड में मेरे पास है प्रोडक्ट्स, इस साइड में जो भी रहेंगे इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ओके। और इस साइड में जो भी रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। इस साइड में रिएक्टेंट्स रहते हैं, इस साइड में प्रोडक्ट रहते हैं, कोई भी इक्वेशन में। सो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी, इट इज द रेशियो है ना, ये रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दी, इसके साथ टू दी, बोलो आप ही बोलो, टू दी प्रोडक्ट ऑफ concentration of प्रोडक्ट ऑफ reactants. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किसके साथ, Reactants. ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है, ये इक्वेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, ठीक है। फिर से ये वाली चीज में, ये वाला इक्वेशन एक बार नीचे और दिखता हो, ठीक है। ये वाला इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो ओके। तो ये इक्वेशन से एक और बात होती है कि ये जो H2O का कॉन्सेंट्रेशन है ये जनरली कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं इसको इसमें मिला दूं तो एक और कांस्टेंट मिल जाएगा, मतलब मुझे मिल जाएगा कि इक्विलिब्रियम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू अ न्यू कांस्टेंट। इस न्यू कांस्टेंट को मैं बोलूंगा Ka। Ka इज इक्वल टू, K अभी इंपॉर्टेंट है हमें, ओके। Ka इज इक्वल टू, बोलो K के लिए इक्वेशन बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस डिवाइडेड बाय A minus H. A माइनस H का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी AH का कॉन्सेंट्रेशन, A माइनस H नहीं है, AH है ये, ओके, AH का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज K का इक्वेशन, ओके। सर के K को एसिडिक स्ट्रेंथ कांस्टेंट बोल सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं इसको। अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ और K, एसिडिक स्ट्रेंथ और Ka,
अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर K जो होती है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। अगर ये इक्वेशन की तरफ देखो और फिर से मैं ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, वही इक्वेशन फिर से लिखता हूँ। AH होगा आपके पास, रिएक्ट होगा H2O के साथ, रिवर्सिबली देगा मुझे A माइनस प्लस H3O प्लस। ओके, ये वाली रिएक्शन है। देखो इस रिएक्शन में अगर मैंने A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो K की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। मतलब K की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? A माइनस के ऊपर। H3O प्लस भी जो देखते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है? A माइनस। मतलब क्या है कि K जितना, तो ये अगर स्टेबल होगा, A माइनस अगर स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा फॉरवर्ड होते जाएगी। मतलब इसका वैल्यू बढ़ रहा है, इसका वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब किसका वैल्यू टोटल बढ़ रहा है? इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब आपकी K वैल्यू ज्यादा है, मतलब आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? Forward. यस, मोर Ka वैल्यू फॉरवर्ड इज द रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, लेसर Ka वैल्यू रिएक्शन क्या होगी? Backward. बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। ओके, मोर के वैल्यू कैसे रहेगी? ज्यादा A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, तो K किसके ऊपर डिपेंड होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ और Ka डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस। ओके, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस किसके ऊपर डिपेंड है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस किसके ऊपर डिपेंड है? अगर ये खुद बहुत ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। मतलब A माइनस अगर स्टेबल है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, और वही उल्टा केस हो गया, ये तो अनस्टेबल है, होगा ही नहीं फॉर्म। तो अगर ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा बोलो? बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। मतलब डिपेंड्स ऑन दी स्टेबिलिटी ऑफ, मैंने बोला था कॉन्सेंट्रेशन, अब बोलूंगा मैं डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस। और A माइनस AH के लिए क्या है? हम तो जनरली किसका एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं? AH का एसिडिक स्ट्रेंथ। तो AH के एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड है? स्टेबिलिटी ऑफ, ये क्या है? A माइनस के A माइनस AH के लिए क्या है? इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? अभी हमने वर्ड यूज किया था ऊपर, कॉन्जुगेट एसिड बेस वही। हाँ, तो कॉन्जुगेट एसिड कौन है यहाँ पे? AH। और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? A माइनस। मतलब A माइनस क्या हुआ इसके लिए? कॉन्जुगेट बेस। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी बोलूंगा, डिपेंड्स ऑन, वही एक ही बात में अलग अलग तरीके से बोल रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ओके, इसके बाद मैं कॉन्जुगेट बेस को CB लिखूंगा, CB कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर स्टेबल है, स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, रिएक्शन क्या होगी? फास्टर होगी या स्लोअर होगी? फास्टर। फास्टर। और K की वैल्यू क्या होगी? हायर होगी या लोअर होगी? हायर। हायर। Higher is the value of Ka। इसका ही मतलब ये है कि फास्टर इज द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? फॉरवर्ड। रिएक्शन इज फॉरवर्ड। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसी का उल्टा भी कर सकते हैं आप पूरा। तो ये पूरा उल्टा डाला कैसे हो जाएगा फिर? अनस्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, unstable is the conjugate base. What is that? slower reaction होगी, low value of K will be, so faster और slower दिख लिया, और value of K क्या होगी? हायर होगी या लोअर होगी?
lower, lower the value of Ka. ओके, इसी का मतलब क्या हो गया? रिएक्शन इज backward, बैकवर्ड। ओके, अब बोलो क्या डाउट है? इतना समझ में आया या नहीं आया, ये बोलो पहले। ये सब खेल जो है ये AH के ऊपर डिपेंड करेगा, AH के ऊपर खेलने वाले हैं, क्योंकि अब AH2 तो है हमारे पास। अब ये AH हम चेंज करते जाएंगे, A वाला चीज जो है ये चेंज करते जाएंगे और हमें अलग अलग एसिड्स मिलेंगे। हम कंपेयर करेंगे दो एसिड के बीच में कौन सी रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड होगी, कौन सी रिएक्शन ज्यादा बैकवर्ड होगी, कौन सी रिएक्शन होगी ही नहीं, कौन सी रिएक्शन और ज्यादा होगी। ये सारी चीजें हमें डिस्कस करते हैं। y डिपेंड्स ऑन ओनली a माइनस नहीं, बाकी के ऊपर भी होता है, बट यहाँ पे जो मेन है, क्योंकि ये H2O है, H2O से H3O, अगर a माइनस अगर बढ़ गया तो H3O अपने आप बढ़ने वाला है ना। ओके, तो हम H3O के बारे में नहीं सोचेंगे, a माइनस के बारे में सोचेंगे। a माइनस अलग अलग रिएक्शन में a माइनस ही चेंज करने वाले हैं, इसलिए हमने a माइनस के ऊपर फोकस किया है। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, K value is inversely or directly proportional to concentration of AH। AH के concentration के लिए क्या होगा? ये inversely proportional, inversely. ठीक है। तो इसीलिए फिर ये अलग अलग चीजें हो सकती है, बट Sir, हमें फोकस करना है A माइनस के ऊपर। ओके, तो Ka वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration ऑफ A माइनस, ये ध्यान में रखो। और इसको मैं ऐसा भी बोलूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस, जितना ज्यादा A माइनस स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन ये फास्टर होगी। ये है सारी इंपॉर्टेंट चीजें इन दी यस। अब देखो, मैं अगर कुछ बोलता हूँ 1.7 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻⁵, ओके, कौन सी वैल्यू इसमें ज्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है? ऊपर की ज्यादा है, ऊपर की ज्यादा है, ठीक है। बट अगर मैंने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी और कुछ दो वैल्यूज को मैंने लिखा 4.3 और 3.7 और समथिंग, इन दोनों में कंपैरिजन करना या ऐसे वैल्यूज में कंपेयर करना, इनमें से आपको इजी कौन सा लग रहा है? सेकंड वाला, सेकंड वाला इजी लग रहा है ना। तो अभी क्या करता है कि ये जो K की वैल्यू जो होती है इस तरीके से आती है। ओके, K की वैल्यू नॉर्मली क्या होती है? इस तरीके से आती है। तो लोगों ने क्या किया, एक और चीज कर दी, तो K के वैल्यू को एक नई टर्म यूज कर दी, दैट इज कॉल्ड एज pKa। अब ये pKa क्या होता है? दैट इज नथिंग बट K वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, निगेटिव लॉग ऑफ Ka। निगेटिव लॉग ऑफ K जैसे निकाला तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस टाइप की वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, तो ये जो मैंने इस साइड में लिखा है ये pKa लिखा है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई, क्यों किया? पहले ये बोलो, pKa क्यों निकाला? व्हाट इज द रिलेशन? कि हमें फिगर्स जो मिलती है वो सिंपल फिगर्स मिलती है यहाँ पे, ये और बहुत 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 अलग अलग फिगर्स मिलती है। 1.7 इंटू 10⁻³ 0.000013.0012 एंड लाइक दैट, ऐसे कुछ फिगर्स मिलेंगी या फिर इन 10⁻- के टर्म में मिलेगी। ओके, इनको अगर कंपेयर करना है तो ये इस साइड में अगर नॉर्मल फिगर या सिंपल फिगर है तो कंपैरिजन के लिए अच्छी जाती है। ओके, सो यहाँ पे डाटा जो होता है जनरली ये pKa वैल्यूज में होता है। तो अगर pKa वैल्यू इज द निगेटिव लॉग ऑफ Ka, तो Ka और pKa में क्या रिलेशन होगा? Ka is directly proportional to pKa या फिर inversely proportional to pKa? It is a negative logarithm of Ka। थोड़ा फिजिकल आपका मैथमेटिक्स जैसे होगा आगे चल के, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये निगेटिव लॉग है, इसलिए K की वैल्यू जितनी रहेगी उतनी ही pK वैल्यू कम रहेगी। उल्टा रहेगा, pK की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी K की वैल्यू उतनी ही कम रहेगी। मतलब Ka is inversely proportional to pKa। Ka इज इनवर्स, क्योंकि आपको मुझे बाकी मैथमेटिकल टर्म्स यहाँ पे नहीं करने हैं, हमें इसके ऊपर इक्वेशन नहीं करने हैं, हमें चाहिए कंपैरिजन। आपको क्वेश्चन क्या होते हैं ये भी बोलूंगा मैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो pK भी पूछते हैं, K भी पूछते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ भी पूछते हैं। ओके, तो दो तीन चीजें हमारी अब क्लियर हो गई। K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ
एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka हो जाएगा। K के लिए क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और Ka हमें पता है डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, इनवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। ये ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखो। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ को मैं AS बोलूंगा, तो हायर द, तो ऐसे लिखेंगे अभी। ओके, हायर द वैल्यू ऑफ Ka, strong is the acid or weak is the acid? Higher the value of Ka, acid क्या है? strong है या weak है? स्ट्रॉन्ग strong is the acid, Um, strong is the acid, और pK वैल्यू क्या होगी? लोअर lower is pKa, correct। ओके, तो बस lower is the value of Ka, उल्टा हो जाएगा, lower the value of Ka, एसिड क्या हो जाएगा? वीक होगा या स्ट्रांग होगा? वीक वीकर इज द we- एसिड। ओके, मतलब pK की वैल्यू क्या होगी? हायर हायर इज द pK वैल्यू, हायर इज pK, मतलब एक की वैल्यू pK अगर वैल्यू है, pK वैल्यू आपको दी है, एक की वैल्यू है 4.7 एंड द सेकंड वन इज 2। सपोज कोई भी एक दो एसिड्स है आपके पास, तो इन दोनों में से स्ट्रांग एसिड कौन सा है? एसिड 1 एंड एसिड 2, एसिड 2 Two. ये है pK वैल्यू फॉर एसिड 1 एंड एसिड 2। तो इसका, इस डाटा से आपको क्या पता चलता है? व्हिच इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड? एसिड एसिड टू 2 Two. इज स्ट्रॉन्गर एसिड, बराबर है। तो जिसकी pK वैल्यू कम होती है वो एसिड ज्यादा स्ट्रांग होता है, बस इतना ही है ये pK वैल्यूज का स्टोरी, pK का स्टोरी। तो देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये K वैल्यूज अब AH जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे उसके ऊपर सब कुछ खेल रहेगा, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में हम देखेंगे। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर वो स्टेबिलिटी का समझाना। कौन सी स्टेबिलिटी का? हाँ, ये देख, ये हमने क्या बोला है, K की वैल्यू जो होती है इस डायरेक्टली, ये इक्वेशन से हमें क्या पता चला, K की वैल्यू जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस होती है, ठीक है। अब A माइनस कब ज्यादा होगा या फिर कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगा? जब A माइनस इज ए स्टेबल वन। अगर A माइनस, देखो कौन सी रिएक्शन, हाँ ये वाले रिएक्शन की तरफ देखो, ठीक है। अब A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, हमें फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए एसिडिक, अच्छा एसिड के लिए। अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, सॉरी इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कब होगा? अगर ये स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल ही नहीं है, स्टेबल ही नहीं है तो रिएक्शन होगी नहीं, या फिर आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं जाएगी। ओके, इतनी सिंपल सी बात है। अब हम सर ये कंपेयर करेंगे, आपको ये कंपैरिजन, ये स्टेबिलिटी का टर्म क्यों आया? क्योंकि अभी हमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेबिलिटी कंपैरिजन के ऊपर आते हैं, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के ऊपर आते हैं, इसीलिए हमने बोल। सर वो A-H आना चाहिए ना डिनोमिनेटर में, क्या क्या? डिनोमिनेटर में A-H आना चाहिए ना। अरे A-H, और अभी ये मत करो, ये इक्वेशन थोड़ी ना है, ये माइनस एच थोड़ी है, ये फिर ये एच है, ये एच कंपाउंड। अब H2O को मैंने ऐसे लिखा, अब H2O को मैं कभी H2O ऐसे लिखा, मैं H2O को ऐसा भी लिख सकता हूँ, कभी कभी मैं H2O को HOH लिखता हूँ, कभी कभी H2O को मैं OH2 लिखता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस फोर? नहीं सर, नहीं है ना, तो फिर मैं AH को ऐसा लिखूंगा, AH को ऐसा लिखूंगा, AH को ऐसा लिखूंगा, यहाँ पे क्या डिफरेंस है? वो अभी हमारी ये मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स नहीं चालू है, या फिर फिजिकल नहीं चालू है, वहां पे शायद ऐसे चेंज हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या चेंज है? यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इन तीन तरीके से लिख सकता हूँ, या फिर H-A भी लिख सकता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस? ये सब एक ही है, एक ही है। AH को मैं इन चार टाइप से लिख सकता हूँ, या फिर H2O को देखो, H2O के तरफ देखो, मैंने H2O को इन चार तरीके से कभी कभी कुछ भी यूज कर सकता हूँ, कभी ये यूज करूंगा, कभी HOH यूज करूंगा, कभी HOH H-O-H लिखूंगा, कभी OH2 लिखूंगा, चलेगा। ओके ओके, हाँ, तो ये AH, A-H और AH में कोई इतना यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, यस। यस
एनीथिंग एल्स? और कोई डाउट है? डाउट क्लियर कर लो अभी, अभी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। फिर प्रॉब्लम मतलब हमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये बोलता हूँ अभी। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, तो कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्वेश्चन के टाइप बोलता हूँ मैं, क्वेश्चन के टाइप्स बोलता हूँ। कंपेयर द acidic strength order, acidic strengths of following acids of following compounds। ओके ऐसे हो जाएगा। नहीं तो कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ की जगह कंपेयर द Ka values of the following compounds, compare the pKa values of the following compounds। कंपैरिजन करना है मतलब आपको ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, व्हाट इज द what will be increasing or decreasing। ओके मैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं इंक्रीज को ऐसे लिखता हूँ, इंक्रीज मतलब मेरे लिए इंक्रीज ऐसे है, ये क्या है डिक्रीजेस, ये क्या है इंक्रीजिंग। ओके इंक्रीजिंग अभी बोल रहा हूँ, बाद में नहीं बोलूंगा, ये ऐसे यूज करता हूँ मैं, मेरे शॉर्टकट से ही है, आपको भी यूज करना है तो ये है मतलब क्या है इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या लिखा है मैंने, व्हाट विल बी द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके और आपको बोलूंगा भी कैसे सॉल्व करना है, ये भी बोलूंगा। व्हाट विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मतलब आपको ऑर्डर बतानी है तो ऑर्डर ऑफ के, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। नहीं तो व्हाट विल बी द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। ओके तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट थी। ये जो मैंने आपको क्यों पढ़ाया, ये फिजिकल वाला पार्ट मैंने यहाँ पे क्यों पढ़ाया, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट यहाँ पे क्यों पढ़ाया, तो बिकॉज ऑफ दिस ये क्वेश्चंस आपको हमें ऐसे मिलते हैं हमारे इसमें। ओके तो अलग अलग एसिड्स दिए रहेंगे, उनकी पीके के वैल्यू कंपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है हाँ, अब देखो कंपेयर करने के लिए या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो सिंपल एग्जांपल्स हम देखते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ, कंपेयर, इनमें से कुछ भी अगर लिखना है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो सॉल्व कैसे करना है। ओके आपको सबको सपोज दिया है वाटर दिया है, ठीक है BCnOF, चलो ऐसा लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन डालता हूँ मैं। पहला प्रॉब्लम ऐसा है कि क्वेश्चन ऊपर में से कुछ भी रहेगा, क्वेश्चन ये 1 to 6 में से कुछ भी रहेगा, ये यहाँ पे हो सकता है। ओके यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऐसा दिया है कि फाइल देना, क्या हुआ रे, CH4 ठीक है, NH3 H2O एंड HF, ठीक है A B C और D। क्वेश्चन दिया है कि आपको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बोलनी है। ओके अब ये तो गड़बड़ हो गई कि एसिडिक स्ट्रेंथ इन 4 एसिड्स की आपको बोलनी है, फिर ये ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है अब एक टेक्निक मैं बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। एक बार ये टेक्निक आपको समझ में आ गई तो आपको एसिडिटी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम के लिए इसी टाइप की टेक्निक का यूज करना है, इसी टाइप के टेक्निक का। मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ, ये वाले टेक्निक में जो बोलूंगा, क्वेश्चन ऊपर है आपको, क्या है क्वेश्चन, compare the acidic strength of the following, compare the K of the following, compare the pK of the following। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है और 4 3 4 2 1 या 2 ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स दिए रहेंगे। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर इनको एसिड बिहेव करना है मतलब क्या लूज होना चाहिए बोलो, अगर इसको एसिड बिहेव करना है तो क्या लूज होना चाहिए, यस तो उसका हाइड्रोजन निकाल दो। तो इसमें से जो हाइड्रोजन आपके पास एक्स्ट्रा है वो निकाल दो, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, CH4 में से हाइड्रोजन गया तो क्या मिलेगा, CH3 CH3 के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा, प्लस अरे पॉजिटिव या निगेटिव बोलो, निगेटिव चार्ज रहेगा, बराबर है। ओके NH3 से हाइड्रोजन निकाल दो, -H+ किया ना हमने। ओके तो यहाँ पे क्या मिलेगा, NH2 माइनस मिलेगा,
H2O से हाइड्रोजन निकाल दो, मुझे मिलेगा क्या? OH माइनस मिलेगा। HF में से हाइड्रोजन निकाल दो, मुझे क्या मिलेगा? F F minus. माइनस। ओके, अब मैं कंपेयर करूंगा इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं ये क्या है इसके, CH4 और CH3 में क्या रिलेशन है? CH4 और CH3 में क्या रिलेशन है? कॉन्जुगेट एसिड। यस, इट इज ए कॉन्जुगेट एसिड। जिसके पास H प्लस ज्यादा होता है वो कॉन्जुगेट एसिड होता है, जिसके पास H प्लस कम होता है, दोनों में जब भी कंपेयर करते हो H प्लस का डिफरेंस होता है। कॉन्जुगेट एसिड और बेस में H प्लस का डिफरेंस होता है। जिसके पास H प्लस ज्यादा होता है वो कॉन्जुगेट एसिड होता है, जिसके पास H प्लस कम होता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। तो मुझे ये अलग अलग टाइप के A माइनस मिले। ये वाली जो रिएक्शन थी मेरी AH प्लस वाटर, ओके, रिवर्सिबली gives A minus plus H3O plus। देखो AH ने दिया है हमें A minus, तो ये जो A minus है मैं यहाँ पे चेक करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस में इन जनरल बोलूंगा। A माइनस को मैं दूसरा वर्ड यूज कर सकता हूँ कॉन्जुगेट बेस। मैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पहले चेक करूंगा। मेरे पास है, इनको ही मैं ABCD बोल दूंगा, A B C और D। ठीक है, अब बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी? CH3 माइनस मोस्ट स्टेबल है या F माइनस मोस्ट स्टेबल है? F minus. क्यों F F माइनस मोस्ट स्टेबल है? इलेक्ट्रॉनिक हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जब नेगेटिव चार्ज आता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, ए माइनस की स्टेबिलिटी में हम ये पॉइंट लिखते हैं जनरली कि नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। ओके, तो बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे F माइनस पे नेगेटिव है, यहाँ पे OH माइनस लिखा है, मतलब H के ऊपर नेगेटिव है या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है? ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर। नाइट्रोजन में NH2 में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, CH3 में C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे ज्यादा? F है। उसके बाद कौन सा आएगा फिर? C C आ जाएगा, मतलब OH माइनस आ जाएगा। देन B आ जाएगा, देन A आ जाएगा। ओके, तो पहले जो टेक्निक कैसे करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का जब भी क्वेश्चन आता है A माइनस आइडेंटिफाई करो, दो अलग अलग, A माइनस की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। अब A माइनस की स्टेबिलिटी क्यों की? यहाँ से हमें डायरेक्टली पता चलेगा व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। नहीं तो यही से हमें एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K डायरेक्टली। इनका ऑर्डर सेम रहेगा या अपोजिट रहेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ और K सेम। और सेम जो ऑर्डर ये जो होगा ये इसके सेम रहेगा या अपोजिट रहेगा? ये वाला गेस करो। सेम रहेगा। ऊपर क्या बोला है हमने? जितना स्टेबल A माइनस उतनी फॉरवर्ड इज द रिएक्शन, उतनी ज्यादा। ये देखो वही लिखा है, डायलॉग लिखा है, कहाँ पे लिखा है वो वाला डायलॉग? स्ट्रॉन्गर इज द एसिड वाला। ओके, हायर द K वैल्यू, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, कहाँ पे स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, हायर इज द अनस्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, डिपेंड्स ऑन द, ये देखो। सो एसिडिक स्ट्रेंथ और K ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द A माइनस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द A माइनस। मतलब क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द A माइनस, मतलब A माइनस इज नथिंग बट द कॉन्जुगेट बेस। A माइनस की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी वो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। A माइनस जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो व्हाट विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर? What will be the acidic strength order? DCBA और ACDB? ABCD? DC सिंपल सा है, DCBA हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। और क्वेश्चन है आपको कि पीके ऑर्डर क्या होना चाहिए? ABCD। यस, सो पीके ऑर्डर डायरेक्टली इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ABCD। तो पहला क्वेश्चन है तो मैं पूरा भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। स्टेबिलिटी ऑफ द A माइनस है तो F माइनस इज मोस्ट स्टेबल, देन OH माइनस, देन NH2 माइनस, एंड देन बाद में हर बार लिखने की जरूरत नहीं, ABCD लिखा तो भी चलेगा, बट फर्स्ट टाइम है तो मैं ये लिख रहा हूँ पूरा। तो F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस और क्या है? CH3 माइनस। या फिर
हम यहाँ पे लिखेंगे, वही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन ऊपर वाला ही क्वेश्चन में, विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड among A to D, which one is strongest acid? Strongest acid, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग। कौन सा होगा फिर? CH4 है, NH3 है, OH माइनस है, या फिर HF है? HF जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है वही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। Which of the following or which of the above is weakest acid? CH3. Weakest acid, CH3 या CH4? CH4. CH4. Okay. Which have highest Ka value? Which have highest HF. ये पहला टाइम है तो मैं सब क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं, ये डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत क्वेश्चन लेने हैं अभी। ओके, तो which one will have highest K value? K value किसकी सबसे ज्यादा है? HF HF की K value सबसे ज्यादा है। Lowest K value CH4. yes, lowest K value किसकी ज्यादा, सबसे कम किसकी है? CH4। हाईएस्ट pKa किसका है? CH4. pKa, आपको क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, हाईएस्ट pKa किसका है? CH4. यस, CH4 का। लोएस्ट pKa किसका है? HF. लोएस्ट pKa किसका है? HF का। ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद में आने वाले सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ जाएंगे। इस कैटेगरी में कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, बट ओनली टेक्निक जो मैंने बोला है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व, इनमें से देखो इनमें से आइदर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए, के का स्ट्रेंथ क्वेश्चन आए, पीके का क्वेश्चन आए, या फिर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो सॉल्व करने का तरीका एक ही है। क्या है वो तरीका? कि फर्स्ट गो फॉर दी A-, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज द मेन थिंग ऑफ दिस, पूरा जो मैंने बोला है उसका ये मेन थिंग है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसके बाद में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बच्चों से इजीली नहीं जम पाते हैं। ये भी बोलता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, इतनी इजीली बहुत लोगों को नहीं आते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, और इसलिए ये मैंने जीओसी के लास्ट वाले पार्ट में लेता हूँ। ओके, क्योंकि ये इफेक्ट जो है, ये सारे इफेक्ट यहाँ पे आते हैं। अब A- की स्टेबिलिटी के ऊपर और अलग अलग फैक्टर्स आएंगे, बट आपको ये एक चीज ध्यान में रखो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी पूछेंगे आप जाओगे A- के स्टेबिलिटी के ऊपर, A- की स्टेबिलिटी को कंपेयर करोगे, आगे वाला लिखते जाओगे। बोलो, क्लियर? सर, हाँ, कंपाउंड में से मैक्सिमम एक ही हाइड्रोजन निकालना है? एक ही हाइड्रोजन। हाँ, दूसरा अगर हाइड्रोजन निकालना हो सकता है, दूसरा भी हाइड्रोजन, तो दूसरा नेक्स्ट टाइम निकालेंगे। वो धीरे धीरे वैसे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर आएंगे हम, कि 2 हाइड्रोजन अगर निकल सकते हैं तो निकालेंगे, फिर उसका दूसरा जो pK2 हो जाएगा। इसमें 2 pK हो सकते हैं, pK1 हो सकता है और pK2 हो सकता है। एक फटाक से पहले स्टेप में दोनों नहीं निकलते हैं, तो एक एक 2 स्टेप में निकलते हैं। तो पहले स्टेप के लिए pK1 लिखेंगे और दूसरे स्टेप के लिए pK2 लिखेंगे, और वहां पे भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि pK1 is greater than pK2, pK2 is greater than pK1, K1 is greater than pK2, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये क्वेश्चन, ये वो टाइप के क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो वो आगे वाले एसिड्स में आ जाएगा वैसे। ओके सर। हाँ, और कोई डाउट है? यहाँ तक बोलो, ये जो डिस्कशन हुआ है यहाँ तक बोलो, कोई डाउट है? ये ऊपर का कोई पार्ट नहीं समझा है या फिर ऐसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई भी जीओसी का क्वेश्चन पेपर निकालो तो आपको पहले दिखेगा क्वेश्चन कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, पहले ही दिखेगा। बाकी कुछ इतना मैंने डिस्कशन किया अब तक, इतने इफेक्ट्स पढ़ाए, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाए, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया, रेजोनेंस, वो छोड़ देंगे आपको, और आपको पूछेंगे के वैल्यू निकालो, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, दिखा होगा आपको क्वेश्चन, आपको नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अब तक दिया ही नहीं मैंने, अब आना चालू हो जाएगा, ठीक है। बट वो क्यों नहीं है आपको? वो अगर इफेक्ट नहीं है तो ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि आगे देखो ना, उसके सारे इफेक्ट का जो मेन यहाँ पे पूरा निकलेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, उसका पूरा यूज जो होगा, यानी यूज किसका? इंडक्टिव इफेक्ट का, हाइपर कॉन्जुगेशन का, रेजोनेंस का, सब यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ अभी। तो हमें A- की स्टेबिलिटी देखनी है। पहला पॉइंट हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज, पहला पॉइंट ये वाला हो गया हमारा।
नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। ये वाला एक पॉइंट हमें मिला था यहाँ पे इस डिस्कशन में। ठीक है, अब दूसरा ही क्वेश्चन मैं इसी के ऊपर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। बस इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, तो एसिड है मेरे पास HF, HCl, HBr एंड देन HI। ओके, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है आपको। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोलना है, वीकेस्ट एसिड बोलना है। बोलो क्या लगता है आपको, सॉल्व कैसे करेंगे? पहले ये बोलो, सॉल्व कैसे करेंगे? एक हाइड्रोजन निकाल यस, एक हाइड्रोजन निकाल दो, सब में से एक हाइड्रोजन निकाल दो। हाइड्रोजन लूज करने के बाद HF किस में कन्वर्ट हो जाएगा? F माइनस में, Cl Cl माइनस, Br माइनस में, I माइनस में। हम देखेंगे A माइनस हमें मिल गए हैं, ये सब क्या है? AH है। ओके, AH है। इनको हम बोलेंगे A, B, C और D। ओके, पेपर में XYZ कुछ भी आएगा, PQRS आ जाएगा, LMNOP कुछ भी आ जाएगा। अब नॉर्मली मैं अभी सिखाता हूँ तो मैं ABCD यूज करता हूँ, ये क्या बताने की बात नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलो नेक्स्ट है हमारा, देखते क्या है, स्टेप क्या है हमारी, देखो। स्टेबिलिटी। हाँ, अब हम पहले निकालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस। A माइनस इज नथिंग बट स्टेबिलिटी ऑफ, मतलब A माइनस की स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब क्या है हमारे पास? हम निकाल रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, वन एंड दी सेम थिंग है। ओके, बोलो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। ABCD ABCD DCBA या DCBA? DCBA Why DCBA, why ABCD? इलेक्ट्रोनेगेटिव। Which one is most electronegative? अभी तो रूल लिखा है Iodine. ऊपर, अभी Iodine. तो रूल ऊपर लिखा है। Iodine क्लोरीन। ABCD A, B, C, D. Somebody is telling iodine I minus is most stable. Why I minus is most stable? Which one is most electronegative? क्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑर्डर होनी चाहिए थी कि A माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन Cl माइनस, देन Br माइनस, देन I माइनस, मतलब HF हैज टू बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। बट ऐसा देखा गया है कि ये जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो सब कुछ गलत है। अब ये क्या चीज हो गई? नहीं, तो यहाँ पे निगेटिविटी का दूसरा फैक्टर आता है। दूसरा फैक्टर ये है कि निगेटिव चार्ज, पहला रूल हमने लिखा है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होता है। ओके, वो जो रूल्स था, या फिर A माइनस की स्टेबिलिटी में, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करने जा रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस। स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस, पहला पॉइंट है निगेटिव चार्ज on more electronegative, En stands for electronegative atom, more stable. ओके, ये जो रूल है ये करेक्ट है आपका, बट दैट इज अक्रॉस द पीरियड। ये क्या है? अक्रॉस द पीरियड, ये करेक्ट है। अक्रॉस द पीरियड, ये वाला रूल करेक्ट है। बट जब डाउन द ग्रुप आता है, सेकंड डाउन द ग्रुप आता है, तो दूसरा रूल भी इंपॉर्टेंट होना चालू हो जाता है। निगेटिव चार्ज ऑन क्या होता है? बिगर साइज, जितनी ज्यादा साइज है मोर स्टेबल। और ये जो वाला फैक्टर होता है, दिस फैक्टर इज वर्किंग डाउन द ग्रुप। ये जो फैक्टर है ये दूसरा वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये होता है डाउन द ग्रुप के ऊपर। डाउन द ग्रुप में ये वाला फैक्टर चलता है, डाउन द ग्रुप। क्या होता है डाउन द ग्रुप? ये देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन इतना सा छोटा सा है, p ऑर्बिटल बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको। Cl का साइज बढ़ेगा, Br का और इससे भी ज्यादा हो जाएगा, और आयोडीन का क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब इंस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी। नेगेटिव चार्ज मतलब स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल। अनस्टेबल है। अब देखो, अनस्टेबल है
सबके पास एक ही नेगेटिव चार्ज है। अब इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये अनस्टेबल है। बट यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज जो जितने ज्यादा एरिया पे डिपेंड करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्पर्स कर देगा अच्छे से, इसको पूरा। अब छोटा सा कोई तो भी एक बॉल है अपने पास, और एक बहुत बड़ा बॉल है, फुटबॉल है, स्पंज का इतना सा बॉल है। अब एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालो, डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दिया तो यहाँ पे कुछ डेंसिटी रहेगी, और ये इतना बड़ा फुटबॉल है, उसके स्पंज का फुटबॉल है, उसके ऊपर खाली एक ही ड्रॉप आपने वाटर डाल दिया, एक ही ड्रॉप वाटर डाल दिया, तो कौन अच्छे तरीके से उसको खा लेगा या फिर डिस्पर्स कर देगा, छोटा वाला या बड़ा वाला? फुटबॉल। फुटबॉल कर देगा, मतलब फुटबॉल को पता ही नहीं चलेगा किधर आया किधर गया, तो है ना। तो उसके ऊपर वो जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे अच्छे से ये कर देगा। ये क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज जो होता है या फिर चार्ज जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द चार्ज जब बोलते हैं ए माइनस, तो ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस is inversely proportional to charge density. चार्ज डेंसिटी के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी चार्ज डेंसिटी कम है उतना ये स्टेबल है, जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उतना ये अनस्टेबल है। ओके, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम है, उसकी वजह से इसको पता ही नहीं चलेगा, तो साइज वाला। अब आप बोलोगे सर ये वाला फैक्टर आपने ऊपर क्यों नहीं बताया, बराबर है ना, यहाँ पे क्यों नहीं बोला मैंने, यहाँ पे भी CH3 माइनस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन अक्रॉस द पीरियड जब जाते हैं तो साइज में कितना फर्क पड़ता है, आपका पीरियोडिसिटी हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ है। अब अक्रॉस द पीरियड जाता है तो ये साइज में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डिक्रीज होता है, बहुत छोटा छोटा डिक्रीज होता है। यानी CH4 का साइज अगर इतना है तो NH3 का साइज ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। H2 का साइज इतना ही रहे ऑलमोस्ट, बट बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, ओके इतना ही रहेगा। और F माइनस का साइज बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा, इतना ही है, ओके। बट जैसे ही HF से लेके आप Cl की तरफ जाओगे तो एकदम से बड़ा हो जाएगा, ये फिर से ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर से ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंस आता है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको समझने के लिए हो सकती है। ओके, ये अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो, ये अगर डायग्राम बनाई मैंने, तो डाउन द ग्रुप जैसे जाएंगे तो डाउन द ग्रुप में साइज जो होता है सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि ये नया शेल इंट्रोड्यूस होता है वहां पे। तो ये देखो, ये साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये अक्रॉस द पीरियड आप जब जाओगे तो साइज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अक्रॉस द पीरियड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और डाउन द ग्रुप मेन फैक्टर होता है साइज का, ठीक है। तो विच वन, तो ये समझ में आ गई आपको बात। तो यहाँ पे साइज का जो फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट वर्क करता है। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द ए माइनस क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बोलो? डी ऑर्डर क्या हो जाएगी? DC PA की ऑर्डर हो जाएगी। अब इनमें से आप क्वेश्चन कुछ भी पूछ लो। अब देखो, ये हो गया आपका, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? HF, HI? HI is the strongest acid. Which one is having highest K? HI. Which one is having lowest K? Which one is having highest PK? HF. HF. PK किसका ज्यादा होगा? HF का। HF. ओके, तो फिर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर लिख सकते हो। एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर या फिर K की ऑर्डर एक ही रहती है। व्हाट इज दैट? D, C, B, A रहेगी। और PK की ऑर्डर क्या रहेगी? ये एकदम से अपोजिट हो जाएगी, A, B, C, D हो जाएगी। क्लियर? बोलो। ठीक है, अब आज का क्लास मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, और इमीडिएट क्लास है मुझे। चलो बोलो, जल्दी बोलो। सर वो अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, वो एक बार बोलो ना। अक्रॉस द पीरियड में ज्यादा साइज में डिक्रीज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो एक ही पीरियड में होता है। मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, वो देखना पड़ेगा। ओके, कार्बन का पता है 2s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो मैंने ही पढ़ाया शायद आपको।
तो 1s2 2s2 2p क्या है ये? 2 2 2p2 है। n का क्या है? 2p3 2p3 2p3, बस इतना ही बढ़ रहा है। इसका क्या है? 2p4 और ये क्या है? 2p5 2p5 है। ओके, तो जो साइज होती है देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये 1s ऑर्बिटल होगा, ये 2s ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे 2p होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस, और आउटर ऑर्बिटल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, और यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल में कितने हैं? 7 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स और ये प्रोटॉन का जब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जाएंगे, इनमें क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है? अट्रैक्शन अट्रैक्शन होता है। उसकी वजह से फिर साइज क्या होती? थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होती है अक्रॉस द, ऐसे आप जब जाते हैं तो साइज क्या हो जाती है? डिक्रीजेस। बट कितनी डिक्रीज होती है? साइज डिक्रीजेस, बट कितनी ज्यादा डिक्रीज होती है? कितनी ज्यादा डिक्रीज होती है? बहुत ज्यादा या थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है? थोड़ी 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 डिक्रीज हो जाती है। साइज क्या हो जाती है? डिक्रीजेस। ओके, अब यब से लेके क्लोरीन की तरफ जाते हैं। तो क्लोरीन के जब आते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, तो ये NS2, यहाँ पे क्लोरीन का ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5। ब्रोमीन का जब आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p5। ओके, आयोडीन का जब देखोगे तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s2 5p5। ओके, ये है, मुझे पता है ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में होने के बाद पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में गया, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, और ये थर्ड ऑर्बिट है। मतलब यहाँ पे ऑर्बिट देखो एकदम से बढ़ गया। ब्रोमीन में चौथा आ गया, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। मतलब यहाँ पे देखो एक एकदम से आपने शेल ही बढ़ा दी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ गया है ना, यहाँ पे 4 है। और यहाँ पे आयोडीन में क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और 5 भी हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा हो जाएगा। इसकी वजह से अब्रप्टली साइज में इंक्रीमेंट होता है। देखो ये जो फिगर मैंने बनाई है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होगा अक्रॉस द पीरियड, बट डाउन द ग्रुप बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा। ओके सर ठीक है, एक नंबर बार पढ़ लो आलेला आहे, ये सारी नंबर चीजें, प्लेट एक बार रिवाइज कर नंबर दो। आज प्लेट होमवर्क नवीची तो नवी नहीं है वाटत कुछ। नाही पाय क्या? नंबर प्लेट जुनीच वाटते आई एम नॉट गेटिंग व्हाट? सीटा पण काहीच काहीच नाही सगळं सर माइक घट्टे ऑन है स्टील कलर में कॉपी कलर में मुझे त्याच्यामधलं आप त्याला डाउट ब्राइट पूछ रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं? हु इज दिस? सर आपस में बात कर अरे यार, मागं कोणीच नाही आहे ते सारं रुपेश है सर बेश, ठीक है, चलो। हाँ देखो, अभी मैंने कोई डाउट तो दिया नहीं है, अभी आज कोई होमवर्क तो दिया नहीं है। होमवर्क इज दैट जस्ट रिवाइज ऑल द कंसेप्ट्स मैंने, और एक बार पूरा जो आपके इफेक्ट्स मैंने आपको बोले ना अब तक, जितना भी जीओसी है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट वर्क फॉर यू टुडे और दिस वीक, अभी कल छुट्टी है आपको, व्हाट इज द होमवर्क देयर? होमवर्क ये है कि पूरा रिवाइज करो, रिवाइज all GOC till डेट। आज तक जितना भी GOC हो गया वो रिवाइज करो, पहला होमवर्क है। बस यही होमवर्क इम्पोर्टेंट है। कल से हम ये एसिडिक स्ट्रेन के ऊपर प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, कंटिन्यूएशन में प्रॉब्लम्स लेने वाले, बहुत सारे आ जाएंगे अभी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ध्यान में रखो ये पूरा GOC, अब ये रिवाइज करोगे ना तभी आपको ये वाले कंसेप्ट वहां पे यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। क्यों रिवाइज करने के लिए मैंने स्पेसिफिकली बोला है, आज ही रिवाइज क्यों करना है, आज और कल के डेट में लेक्चर चालू होने से पहले नेक्स्ट, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में लगने वाले हैं। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू रिवाइज इट। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे अच्छे से, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, आज का लेक्चर भेज देता हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ बोलो। वो कल टेस्ट है तो वो क्वेश्चन बराबर है कि नहीं वो आप देखोगे क्या? कौन से क्वेश्चन, कौन सी टेस्ट है कल? वीक अच्छा, टेस्ट देख लूंगा, मुझे मिला है तो, मुझे अगर मेरे पास पेपर आता है तो मैं देख लूंगा। यस सर 18-19 के डेट के वो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं भेजे मैंने किए होंगे तो मैं भेज देता हूँ। हाँ है मेरे पास, 18 और 19 का लिंक नहीं दिया है क्या मैंने तुम्हें?
नहीं सर। हाँ मैंने किया होगा तो मेरे पास है, मैं दे दूंगा, ग्रुप में डाल देता हूँ, आज सब लिंक डाल देता हूँ, 18, 19, 20 ठीक है डाल ओके देता सर। हूँ। ओके चलो बाय बाय।